हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, डी ट्रिपल एस पी जुलाई 2025 एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था उसके आंसर कीज आ चुके हैं और अभी आपको समय दिया गया है चैलेंज करने के लिए। ये पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने शॉर्ट टाइम में सारे पेपर्स को देखें और सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करें कि कहाँ चैलेंज हो सकता है। तो हमने आपके लिए एक पोल डाला था, हमने यहाँ पे यूट्यूब पे एक पोस्ट क्रिएट किया था और उस पोस्ट में आपको बोला था कि आपको जो चैलेंज क्वेश्चंस लगते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे चैलेंज क्वेश्चन शेयर किए, हमने उन्हें देखा और जो हमें लगता है क्वेश्चन सच में चैलेंज होने चाहिए वो हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही आपको कुछ लिंक्स भी देंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैलेंज के अंदर। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे पास 29 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल है। क्वेश्चन आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया है साथ में। और ये सवाल है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज अ मेजर ऑफ। तो ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर ये सवाल पूछा गया और इसका जो आंसर दिया गया था, इट वाज प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन अ कंपनी स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग लीवरेज कहीं ना कहीं बताता है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन कितना है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ज्यादा लीवर्ड हो आप, कम इस्तेमाल कर रहे हो तो कम लीवर्ड हो आप। बट यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप सेकेंड नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो लिखा हुआ है सेंसिटिविटी ऑफ अ कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज इन सेल्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला एक ये भी होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक ये फॉर्मूला भी आपका होता है। और ईबीआईटी आपका ऑपरेटिंग इनकम है, आप सभी जानते हैं। तो ये आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो कहीं ना कहीं ये भी मेजर करता है कि ऑपरेटिंग इनकम की सेंसिटिविटी क्या है विद रिगार्ड टू चेंज इन सेल्स। सेल्स में चेंज आने से आपकी ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आएगा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको भी आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपके सेकंड और थर्ड मेरे हिसाब से दोनों सही हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपके लिए दो लिंक्स भी डाल दिए हैं। अब ये दो लिंक्स आपको कैसे मिलेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आप ये जो लिंक्स हैं उनको ले सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने गूगल बुक्स के लिंक लिए हैं, कोशिश की जाती है जितने भी बुक्स हैं उनके लिंक लें ताकि आपको जो एग्जामिनर है वो एक्सेप्ट करे चैलेंजेस को। क्योंकि ये जो बुक्स होते हैं वो थोड़े जेन्युइन होते हैं। अगर आप नॉर्मली गूगल से कोई भी लिंक उठा के डाल देते हो तो वो कई बार जेन्युइन नहीं होते हैं और एग्जामिनर उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपने भी कोई और क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए कोई सोर्स ढूंढना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब गूगल करते हैं तो गूगल में एक ऑप्शन आता है गूगल बुक्स। तो आप गूगल बुक्स में जाकर अपना सोर्स ढूंढना और फिर क्वेश्चन को चैलेंज करना। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल 29 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का। व्हाट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क अनडाइवर्सिफाइबल एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाइबल। तो देखो जी, यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहला ऑप्शन दिया सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। भैया ये तो सीधा ही गलत है क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहे सिस्टमैटिक अनडाइवर्सिफाइबल होता है, तो गलत है। नो प्रैक्टिकल डिफरेंस कह रहे सेकंड वाला, तो ये गलत है। ऑफिशियल आंसर दिया गया थर्ड का, systematic risk is specific to individual companies while unsystematic risk affects the entire market। ये जो आंसर दिया गया ये गलत है क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा गया है। जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो पूरी मार्केट को, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपका इंडिविजुअल कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये वाला आंसर सही नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है, ड्रॉप होना चाहिए, सबको नंबर मिलने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको भी डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं और नीचे मैंने आपके लिए लिंक्स भी डाल दिए, अगेन गूगल बुक्स के लिंक डालें। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है ये चीज कि सिस्टमेटिक रिस्क आपका जो है इट अप्लाइज टू एंटायर मार्केट और अनसिस्टमेटिक जो है वो इंडिविजुअल कंपनीज को स्पेसिफिक होता है। तो क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आप इन लिंक्स को इस्तेमाल करेंगे चैलेंज के लिए तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका चैलेंज जरूर एक्सेप्ट होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये वाला सवाल आपका 29 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, इसका आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हु विल टेक पोजीशन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। अब ये वाला जो सवाल है मैंने चैलेंज में इंक्लूड तो कर लिया, बट मुझे 100% श्योरिटी नहीं है कि इसका चैलेंज एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। देयर आर चांसेस कि एक्सेप्ट हो भी सकता है। देखो, इन्होंने आंसर दिया कि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो आपका कर्ता बन जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है ना थोड़ी सी डाइसी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट को लेकर भी कुछ जजमेंट्स हैं जो आपको दे दी गई हैं और कई किताबें हैं जहां पे भी ऐसा कुछ लिखा गया है कि जो करता है
वो एल्डेस्ट मेल या फिर एल्डेस्ट फीमेल कोई भी हो सकता है। जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, एक उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे डाला है, उसने कहा कि जो एल्डेस्ट वुमेन मेंबर है वो भी कर्ता बन सकती है फैमिली की, ऐसा बोला गया उसके अंदर। और एक मैंने आपके लिए किसी बुक का लिंक डाला है, और इस बुक में लिखा गया है कि यहाँ पे आपका जो एल्डेस्ट मेल या फिर फीमेल मेंबर दोनों कर्ता बन सकते हैं, तो ऐसा लिखा गया है। बट मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे इतना ही लिखा रहेगा कि एल्डेस्ट मेल मेंबर कर्ता बनेगा, या फिर अगर एल्डेस्ट मेल मेंबर नहीं है उसकी एब्सेंस के अंदर, तो फिर कोई जो फीमेल को पार्टनर है वो अपनी प्रॉपर्टी की टेक केयर कर सकती है। तो ऐसे कुछ आपको वर्डिंग्स ज्यादातर किताबों में देखने को मिलेगी। तो चैलेंज कर सकते हो, इट इज डेफिनेटली चैलेंजेबल, क्योंकि देखो अब हमारे जो फीमेल्स हैं उनको भी बराबर के हक दिए गए हैं, तो चैलेंज कर सकते हो। बट हाँ, 100% श्योरिटी में नहीं दे सकता, बट इट कैन बी चैलेंज्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन से इधर उधर हो सकता है मामला, तो यस, यू कैन गो अहेड एंड चैलेंज दिस वन आल्सो। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल है, 29 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पे गिवन है, और ये सवाल है आपका, फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यूज इज सुटेबल। तो फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो प्राइसिंग इश्यूज का है, वो कब सुटेबल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, फीफो की बात करें तो हम ये मानते हैं कि जो पहले माल खरीदा था उसे पहले इशू कर रहे हैं, जो बाद में खरीदा उसे बाद में करेंगे। अब अगर आपके केस है राइजिंग प्राइसेस का, देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अगर आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पहले सामान आपने सस्ता खरीदा होगा और आज जो आप उसे बेच रहे होंगे वो काफी महंगा शायद बेच रहे होंगे क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अगर आप पुराना दाम लेकर चलेंगे और उसे आज की सेल से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट्स तो काफी ज्यादा आएंगे, और उसमें आपको टैक्सेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और ज्यादा प्रॉफिट दिखाना हमारे कंजर्वेटिव अकाउंटेंट्स को भाता नहीं है। तो ये चीज सूटेबल नहीं रहती है। अगर आपका पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस है, तो हाँ, ये कंजर्वेटिव वाला जो केस है वो यहाँ पे फिट बैठ जाता है। तो फीफो मेथड जो है आप फॉलिंग प्राइसेस के केस में फॉलो करें, इट इज मोर सुटेबल देयर। और ऐसा आपको कई किताबों में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, एक किताब का लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। बाकी अगर आपके पास कोई और किताब है जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, वहां पे भी शायद आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। सो यस, दिस कैन बी चैलेंज्ड। प्रोविजनल आंसर 3 दिया हुआ है, बट इसका आंसर 2 जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स या फिर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज हैं जो अवेलेबल है हमारी ऐप और वेबसाइट पे, तो आप उनको जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही जी। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन है जिसे चैलेंज किया जा सकता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में उसे शेयर कर सकते हो और आपस में अपना डिस्कशन भी कर सकते हो चैलेंज क्वेश्चंस को लेकर। तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।